हेलो एवरीवन, मेरा नाम सीए शुभम सेठी, आपके अपने इंस्टीट्यूट कॉमर्स पाठशाला से। बेटा आज आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करवाने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज में, जिस चैप्टर का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर टोटल 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर 1 इंट्रोडक्शन बिजनेस एनवायरनमेंट का, टॉपिक नंबर 2 मीनिंग बिजनेस एनवायरनमेंट का, और टॉपिक नंबर 3 पढ़ेंगे इसके फीचर्स। तो सबसे पहले एक डाउट आता है मन में, सर इंट्रोडक्शन में और मीनिंग में क्या डिफरेंस होता है? बेटा इंट्रोडक्शन में तो आपको ये पढ़ाया जाता है कि एक्चुअल में इस टॉपिक की जरूरत क्या है, या इस टॉपिक को आपको क्यों पढ़ना पड़ रहा है, या इस टॉपिक की क्या सिग्निफिकेंस है, या इस टॉपिक की क्या रेलिवेंस है, या एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये वाला एक कॉन्सेप्ट हमारा मार्केट के अंदर चलता है। तो इंट्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि इसकी ओरिजिनेशन कहां से हुई या क्यों जरूरत पड़ी इस पर्टिकुलर चीज की। मतलब जरूरी नहीं है कि इस चैप्टर की बात कर रहा हूं, मैं आपको जनरली किसी भी चीज की बात कर रहा हूं कि इंट्रोडक्शन में और मीनिंग में क्या डिफरेंस होता है। इंट्रोडक्शन का मतलब, क्योंकि ये ना कई सारे बच्चों के दिमाग में डाउट रहता है, क्या मैं इंट्रोडक्शन वाला मीनिंग में लिख सकता हूं, क्या मैं मीनिंग वाला इंट्रोडक्शन में लिख सकता हूं? आंसर इज नो। थोड़ा बहुत मिलता जुलता हो सकता है बेटा, लेकिन इंट्रोडक्शन के अंदर वो क्या बोलता है, किसी भी कॉन्सेप्ट के इंट्रोडक्शन में बोलता है कि इस कॉन्सेप्ट की क्या रेलिवेंस है, इस कॉन्सेप्ट की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या प्रॉब्लम थी जिस वजह से ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ रहा है, ये सब चीजें होती है इंट्रोडक्शन में। देन उसके बाद उसका मीनिंग आता है, देन उसके बाद फीचर्स और एट्रीब्यूट्स आते हैं। फीचर एट्रीब्यूट्स में उसके जितने भी पॉइंट्स होते हैं कि उसमें क्या खासियत है या क्या क्या चीजें उसके अंदर देखी जाती हैं, वो सब आती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि बिजनेस एनवायरनमेंट बेसिकली क्या होता है, और देन उसके बाद हम लोग अपनी एनसीईआरटी लैंग्वेज को यहां पर जो मैंने लिखी है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, आपको एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल देता हूं। एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? एनवायरनमेंट का मतलब होता है वातावरण, कि आसपास का वातावरण हमारा कैसा है। अच्छा एक बात बताइए, अगर जब सर्दियां होती हैं तो आप कैसे कपड़े पहनते हो? मोटे कपड़े पहनते हैं सर, जैकेट्स पहनते हैं, कोट पैंट पहनते हैं, 3 पीस पहनते हैं, 2 पीस पहनते हैं, वार्मर पहनते हैं, कोशिश करते हैं कि अपने आप को बचा के रखें, हैट्स पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं। तो विंटर्स में आपका ड्रेसिंग सेंस ये हो जाता है, राइट? समर्स में आप कैसे पहनते हैं? सर समर्स में हम लोग अपने बॉम्बलर्स पहनते हैं, टी शर्ट्स पहनते हैं, हाफ बाजू की टी शर्ट हो गई, कॉटन के कपड़े हो गए, कोशिश करते हैं कि अपने आप को कंफर्टेबल रख सके। अच्छा अगर बारिश है तो आप कपड़े कैसे पहनते हैं? सर कोशिश करते हैं कि अगर बारिश में भी हमें बाहर जाना पड़ जाए तो हम लोग पुराने कपड़े पहन लें, या ऐसे कपड़े ना पहने जैसे व्हाइट हो गया, जो जैसे कलर जो खराब ना हो जाए, तो उसका सर ध्यान रखते हैं। आप ये समझ रहे हैं, हमारे एक इंडिविजुअल के, एक इंसान के आसपास का एनवायरनमेंट जैसा होता है उसके हिसाब से उसको अपने आप को चेंज करना पड़ता है, अडेप्ट करना पड़ता है, ताकि वो एनवायरनमेंट के अंदर बेस्ट सूटेबल चीजें कर पाए। देखिए क्या होता है, जैसे वेदर चेंज होता है तो गर्मियां आती हैं तो हम लोग एसी चलाते हैं, सर्दियां आती हैं तो हम लोग उसके अंदर हीटर्स वगैरह चलाते हैं, ताकि हम लोग अपने आप को एक नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर रख सकें। आपने इस बात को समझा? थोड़ा सा मार्केट के अंदर भी यही होता है। जैसे हमारे आसपास जैसे जैसे वेदर बदलता है, हम लोग अपना जो लिविंग पैटर्न है, लिविंग स्टाइल है, उसको उसके अकॉर्डिंग मोल्ड कर लेते हैं, ताकि उस एनवायरनमेंट के अंदर हम लोग अपने आप को सरवाइव करवा सके, ग्रो करवा सके और डेवलप करवा सके। बेटा सेम केस बिजनेस के अंदर भी होता है। बिजनेस भी वैक्यूम में नहीं होता, वैक्यूम मतलब अकेले में नहीं होता। बिजनेस को भी एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करना पड़ता है। जैसे बिजनेस के ऊपर भी बहुत अलग अलग तरीकों की चीजों का प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, तो हमें किस तरीके से वर्क करना है, हमें अपनी टेक्नोलॉजी को कैसे अडेप्ट करना है। मान लीजिए कि लीगल एनवायरनमेंट में कुछ चेंज आ गया, मतलब लॉ ने कोई नया रूल निकाल दिया। जैसे एक रूल निकाला था कि पॉलिथीन जो बैग्स थे वो बैन कर दिए, तो कई सारे शॉपकीपर्स ने क्या किया, वहां पर जूट बैग वगैरह रखने के लिए स्टार्ट कर दिया। आप कभी मॉल में जाते हैं, लाइफस्टाइल के अंदर, मोर के अंदर, तो वहां पर उन लोगों ने प्लास्टिक वाले जो बैग्स थे वो बंद कर दिए, बैन कर दिए। तो एकदम से उन्होंने क्या किया, जूट बैग की तरफ चले गए। तो जो लोग प्लास्टिक थैलियां बनाते थे, प्लास्टिक बैग्स बनाते थे, उनकी एकदम से डिमांड कम हो जाएगी, और जो लोग जूट बैग बनाते थे उनकी डिमांड एकदम से बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब, अगर लॉ चेंज होता है, कानून चेंज होता है, तो कईयों के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है, कुछ लोगों के प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है। समझ पा रहे हैं आप? एक और एग्जांपल लीजिए। जैसे बेसिकली काफी टाइम पहले एक काम हुआ था, सीलिंग वगैरह हो रही थी। सीलिंग का मतलब क्या है कि कुछ बच्चों को शायद नहीं भी पता होगा,
जैसे जो रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर शॉप्स होती हैं उनको गवर्नमेंट बंद करवा रही थी। अगर आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में नहीं पता तो एक बार गूगल पे चेक कर लीजिएगा कि थोड़े टाइम पहले जो सीलिंग वगैरह हुई थी रेजिडेंशियल फ्लैट्स के अंदर, रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर जो भी शॉप्स होती हैं तो उनका बेसिकली वहां पर बंद करवा रहे थे, सीलिंग वगैरह करवा रहे थे। तो उस केस के अंदर क्या हुआ, जैसे रेजिडेंशियल एरिया के अंदर इन लोगों ने शॉप्स को सील करवाना शुरू किया तो रेजिडेंशियल एरियाज के पास की जो शॉप थी उनकी वैल्यू, उनकी मार्केट वैल्यू एकदम से गिर गई, और जो हमारे मॉल्स के अंदर थी, जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस के अंदर थी, जो हमारी मार्केट के अंदर थी, जो ऑथराइज्ड जगहें थी, उनके रेट एकदम से बढ़ गए। समझ पा रहे हो आप? तो कहने का मतलब अगर वातावरण में, एनवायरमेंट में चेंज आता है तो बिजनेस को भी अपने आप को उसके हिसाब से अडेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि जो बिजनेस को एनवायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट नहीं करेगा वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा, पिछड़ जाएगा। बेटा छोटा सा एग्जांपल लो, जब मैं पढ़ाई करता था, जब मैं 12th क्लास में था, इट वाज इन 2007 के अंदर मैं क्लास 12th में था, तो उस टाइम पे अगर हमें टीचर से डाउट पूछने होते थे, इन दैट केस हम अपना क्लास में जाते थे, टीचर से डाउट पूछते थे, ऐसे होता था। क्योंकि उस टाइम पे व्हाट्सएप वगैरह तो इतना ज्यादा नहीं था। अब क्या है, अभी डाउट आया ऑन द स्पॉट बच्चे को व्हाट्सएप पे डाउट अपना बच्चे ने पूछ लिया या अपना पर्सनल कॉल कर लिया या जो भी है। अब एक बात बताइए, इस टाइम के अंदर अगर कोई टीचर व्हाट्सएप यूज नहीं कर रहे होंगे जबकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, तो क्या बच्चे को ऐसा महसूस नहीं होगा सर मुझे फैसिलिटी कम मिल रही है? बिल्कुल होगा। तो हमें रहना पड़ता है व्हाट्सएप के अंदर। तो इससे क्या हुआ, हमने अपने आप को चेंज किया, टीचर्स ने अपने आप को अडेप्ट किया, तब जाके वो एक एनवायरमेंट के अंदर सूट हो पाया। समझ पा रहे हैं आप बात को? तो कहने का मतलब यहां पर ये है कि जब भी अगर कोई चेंज आता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी का हो, चाहे वो लीगल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, जैसे मान लीजिए कि हमारी 5 साल के बाद इलेक्शंस वगैरह होते हैं और अगर गवर्नमेंट बदल जाती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अपने अलग अलग रूल्स निकालती है। तो गवर्नमेंट अगर चेंज हो गई तो गवर्नमेंट ने अपनी अलग रेगुलेशंस लगाई, अपने अलग स्टैंडर्ड्स वगैरह बताए, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारे बिजनेस पे जो होता है इफेक्ट आता है। जैसे आप छोटा सा एग्जांपल और लीजिए, छोटा सा एग्जांपल ये है कि जैसे अभी मैं आपको बताता हूं, आपको शायद इस बारे में नहीं पता होगा, कईयों को पता भी होगा। जैसे आपको पता है कि पेट्रोल कार्स की लाइफ कितनी है, मतलब लाइफ इन द सेंस कि आरसी के ऊपर जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है ना हमें, इतना सा कार्ड होता है, तो उसके ऊपर कितना लिखा होता है कि ये यहां से लेके यहां तक वैलिड है आपका जो व्हीकल है। तो पेट्रोल गाड़ियों की लाइफ ना 15 ईयर्स है। पहले दिल्ली के अंदर डीजल गाड़ियों की लाइफ भी 15 साल होती थी। मतलब मेरे पास भी एक डीजल कार है, एक डीजल कार भी है, तो उसके अंदर उसकी भी आरसी के अंदर 15 ईयर्स लाइफ डली हुई है। लेकिन जैसे आप जानते हैं कि दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया था, दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो उस केस के अंदर इन लोगों ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, लॉ ने क्या किया, डीजल गाड़ियों की लाइफ चेंज करके 10 ईयर्स कर दी। इसका मतलब जैसे ही उन्होंने डीजल गाड़ियों की लाइफ, मतलब लॉ चेंज किया, रूल चेंज किया गवर्नमेंट ने, तो डीजल गाड़ियों की लाइफ 15 साल से 10 साल कर दी। तो बेसिकली क्या हुआ कि लोगों के अंदर डीजल गाड़ियों की डिमांड जो थी वो कम हो गई, और जो पेट्रोल गाड़ियों की या सीएनजी गाड़ियों की जो डिमांड थी वो कंपैरेटिवली बढ़ गई। तो जैसे ही कोई भी वातावरण में, एनवायरमेंट में चेंज आता है तो बिजनेस को भी बेटे अपने को अडेप्ट करना पड़ता है, चेंज लाना पड़ता है, तभी वो बिजनेस सरवाइव कर पाता है, ग्रो कर पाता है, डेवलप कर पाता है। ये चैप्टर बेटा उसके बारे में है। समझ पा रहे हो आप बात को? तो ये चैप्टर आपका बिजनेस एनवायरमेंट उसके बारे में है। अब एनवायरमेंट आपका इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है, तो कहने का मतलब हमें दोनों तरीकों से ध्यान रखना पड़ता है। तो आज की क्लास हमारी बिजनेस एनवायरमेंट की इंट्रोडक्टरी क्लास है, उसके अंदर मुझे आपको इंट्रोडक्शन करवाना है, मीनिंग करवाने हैं और फीचर्स करवाने हैं। तो मेरा पर्पज पहली क्लास में ये होता है कि मैं आपको इन डिटेल ये समझा सकूं कि इस चैप्टर की हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर भी बेटा क्या सिग्निफिकेंस और रेलिवेंस रहती है। फिर जब मैं आपके जो फीचर्स आएंगे, इंपॉर्टेंस आएंगे, एडवांटेजेस आएंगे, उन सबके मैं आपको निमोनिक वगैरह प्रोवाइड करता हूं, मेमोरी टेक्निक प्रोवाइड करता हूं, कहीं ना कहीं आपको पोएम्स वगैरह बताता हूं ताकि आपको वो सारी हेडिंग जो है वो याद हो जाए। तो अब यहां तक काफी है, अब जरा थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या कहना चाह रहा है। इंट्रोडक्शन कह रहे हैं अ बिजनेस डज नॉट ऑपरेट इन अ वैक्यूम। कह रहे हैं कि बिजनेस कभी भी अकेले में वर्क नहीं कर सकता। ऑब्वियसली उसको डील करना पड़ता है, उसमें उसके क्रेडिटर भी होते हैं, डेटर भी होते हैं, बैंक्स भी होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, गवर्नमेंट भी होती है, बहुत सारे लोग होते हैं। अ बिजनेस डज नॉट ऑपरेट इन अ वैक्यूम, इट इज अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंट अराउंड इट। मतलब जो इसके आसपास का एनवायरमेंट है, बिजनेस जो है उससे घिरा हुआ है। कह रहे सक्सेस ऑफ द बिजनेस लार्जली डिपेंड्स अपॉन सुटेबिलिटी ऑफ द एनवायरमेंट अराउंड इट। इट कंप्राइजेस, इसके बेसिकली 3 पार्ट्स हैं, मतलब एनवायरमेंट के अंदर बेसिकली 3 चीजें आती हैं। एक होते हैं इंडिविजुअल्स, जिसमें इन्वेस्टर्स आ गए जो हमारी कंपनी में निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। कॉम्पिटिटर्स आ गए
जो हमारे बेसिकली कॉम्पिटिटर समझते हैं आप लोग, और तीसरे हमारे कस्टमर्स आ गए। इंस्टीट्यूशन जैसे गवर्नमेंट एजेंसीज वगैरह हो गई, जैसे अगर आपको जीएसटी जमा करवाना है तो इनडायरेक्ट टैक्स का डिपार्टमेंट है, अगर आपको अपना इनकम टैक्स डिपॉजिट करवाना है तो डायरेक्ट टैक्स का डिपार्टमेंट है। गवर्नमेंट एजेंसीज भी इंटरेस्टेड होती हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज भी हमारी एक एनवायरमेंट के अंदर ही आती हैं। अदर फोर्सेस जैसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो जाते हैं, फायर की वजह से लॉस हो गया, थेफ्ट की वजह से लॉस हो गया, कोई फ्लड आ गया, कोई अर्थक्वेक हो गया, कोई वायरस आ गया, कोई भी चीज है तो उसकी वजह से जो मार्केट में चेंजेस आते हैं तो वो भी एनवायरमेंट का पार्ट है। अदर फोर्सेस जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। तो क्या समझ में आया आपको? कहने का मतलब ये है कि बिजनेस कभी भी अकेले में वर्क नहीं करता है, उसको डिफरेंट डिफरेंट चीजों के साथ इंटरैक्ट करना पड़ता है। इट कैन बी इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन और अदर फोर्सेस। इन सब को मद्देनजर रखते हुए उसको अपना बिजनेस कंटिन्यू करना होता है, क्योंकि जो एनवायरमेंट के हिसाब से, वेदर के हिसाब से चीजों को मैनेज नहीं करता, मार्केट की मूवमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं करता, जिसका बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल नोकिया है। तो आपने देखा कि नोकिया के मोबाइल्स पहले नंबर 1 थे, तो नोकिया ने अपने आप को चेंज नहीं किया, अडेप्ट नहीं किया। इन दैट केस क्या हुआ, नोकिया एकदम से मार्केट से आउट हो गया। समझ पा रहे हो आप बात को? लेकिन जैसे हमारे एमआई के फोन है, रेडमी के फोन है, वन प्लस फोन है, तो वो लोग आईफोन है, वो अपने न्यू न्यू वर्जन निकालते रहते हैं, तो वो अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। देखना पड़ता है कि मार्केट में क्या डिमांड है, देखना पड़ता है कि मार्केट में क्या चाहिए, उसके हिसाब से हमें अपनी प्रोडक्शन या फिर सर्विसेज बनानी पड़ती हैं। तो बिजनेस का बेटा एक छोटा सा उसूल है, वो क्या कहते हैं, नया करो जल्दी करो, नया करो जल्दी करो, कुछ नया करो, कुछ इनोवेशन करो, कुछ क्रिएटिविटी करो, लेकिन जल्दी करो। क्योंकि अगर आप जल्दी नहीं करोगे और कॉम्पिटिटर ने अगर आपका कोई न्यू पॉलिसी या न्यू मेथड पहले से ही लॉन्च कर दिया, तो कस्टमर को क्या लगेगा, ये तो पहले से मार्केट में था, तो ये दूसरा वाला क्या नया दे रहा है। तो नया करो और जल्दी करो, बारी बारी जो चेंजेस हैं, लोगों को जो चाहिए, कस्टमर की जो डिमांड है, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है, आपको वो पूरा करना है। कैसे? जल्दी करना है, क्योंकि कस्टमर वेट नहीं करता। कस्टमर को प्रॉब्लम है, कस्टमर ने अपना फीडबैक दिया, चेंज करो, बदलो। नोकिया को भी बहुत सारे फीडबैक्स आए, नोकिया को भी बहुत सारी चीजें आई, नोकिया ने इग्नोर किया, क्या हुआ, मार्केट से आउट हो गया। समझ रहे हो? तो अब आता है टॉपिक नंबर 2 बेटा, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग। तो मैंने यहां पर लिखा नहीं हेडिंग, आपको ये सारा नोट डाउन भी करना है बच्चे। टॉपिक नंबर 2 है आपके पास मीनिंग। अब पढ़ते हैं क्या है। कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स में कौन कौन आ गए? इन्वेस्टर्स आ गए, कॉम्पिटिटर्स आ गए, कस्टमर्स आ गए, फिर कह रहे हैं इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट एजेंसीज आ गई, बैंक्स आ गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ गए, अदर फोर्सेस जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे कोई भी अगर पेंडेमिक है, कोई भी वायरस है, कोई भी फ्लड है, कोई भी फायर है, अर्थक्वेक है, थेफ्ट है, वो सारे हमारे अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं that are outside the control of business enterprise but that may affect its performance. एग्जाम्पल दे रखे हैं आपके लिए 2। इंक्रीज इन टैक्सेस बाय गवर्नमेंट कैन मेक थिंग्स एक्सपेंसिव टू बाय। कहने का मतलब अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए, जैसे हमारा जीएसटी लागू हुआ, तो जीएसटी लागू होने से क्या हुआ, कई प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ गए और कई प्रोडक्ट के प्राइसेस जो थे वो कम हो गए। तो देखना पड़ता है कि हमारे प्रोडक्ट पे, हमारी सर्विस पे उस चीज का क्या इफेक्ट है। इंक्रीज कॉम्पिटिशन, मार्केट में अगर कॉम्पिटिशन बढ़ता है, में रिड्यूस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द फर्म, क्योंकि अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो हमें अपने कम मार्जिन के ऊपर ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट का इंट्रोडक्शन समझ में आया आपको, मीनिंग समझ में आया। बिजनेस एनवायरनमेंट में बेसिकली 3 चीजें आती हैं। एक आते हैं पीपल, ये देखो इंडिविजुअल्स, एक आ जाते हैं इंस्टीट्यूशंस, एक आते हैं अदर फोर्सेस। तो ये था बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब। मैं साइड हो जाता हूँ, एक बार जरा फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि नोट डाउन करने के बाद फिर मैं आपको फीचर्स वगैरह करवाता हूँ। सबसे पहले एक बार जरा इसको कंक्लूड कर लेते हैं कि बेसिकली हमारे पास, अगर मैं बोलता हूं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आपको देखने के लिए मिलती हैं, मतलब कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से हमारे बिजनेस के ऊपर जो है वो इफेक्ट या फिर प्रभाव जो है वो पड़ता है। तो एक बार लिखिए, मैं डिक्टेट कर देता हूं जी आपको, लिखिए फटाफट से, बोलूं? जी, तो एक हो जाता है जी आपका, इसमें कौन कौन से एनवायरनमेंट देखने के लिए मिलते हैं? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पैसा, मार्केट में अगर रिसेशन है, मार्केट में अगर गिरावट है, तो कहीं ना कहीं बिजनेसेस पे क्या होता है, इफेक्ट आता है। तो एक हो गया इकोनॉमिक एनवायरनमेंट।
एक होता है आपका सोशल एनवायरनमेंट, सोसाइटी के अंदर नीड्स बदल जाती हैं, डिजायर्स बदल जाती हैं, एक्सपेक्टेशन बदल जाती हैं। एक आ जाता है आपका लीगल एनवायरनमेंट, लॉ में कुछ चेंज आ गया। एक आ जाता है आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी जैसे बदलती है तो तब भी हमारे बिजनेस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट और प्रभाव पड़ता है। तो एक हो गया पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, अगर पॉलिटिकल पार्टीज कोई भी चेंज करती हैं या कोई भी चेंज लाती हैं, उस वजह से हमारे बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब मैं जरा साइड हो जाता हूं बेटा, तो एक बार आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको इसके फीचर्स, एट्रीब्यूट या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स करवाता हूं, ठीक है जी। हाँ बेटा, तो फिर बेसिकली अब तो टॉपिक नंबर 3 आपका जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक नंबर 3 क्या है हमारा, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। मतलब जो टॉपिक आपने अभी तक मेरे साथ पढ़ा, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, उसमें क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलती हैं, उसके क्या क्या फीचर्स हैं। मतलब ये 3 पार्ट्स होते हैं या 3 पॉइंट्स होते हैं, जैसे फीचर्स हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, एट्रीब्यूट्स हो गया, तीनों का सेम मतलब है। तो सबसे पहले, अच्छा पहले तो एक बार मैं आपको एक एक करके सारे समझा देता हूँ, और देन उसके बाद आपको एक मैं निमोनिक दे दूंगा, दैट इज मेमोरी टेक्निक दे दूंगा। उससे आपको ये सारे के सारे पॉइंट, ये टोटल 6 लिखे हुए हैं, तो टोटल हमारे पास 7 पॉइंट्स हैं। एक बार इसको रब करूंगा, 7 पॉइंट लिखवाऊंगा और देन सबका निमोनिक आपको मेमोरी टेक्निक दूंगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं टोटलिटी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस जो हमारी कंपनी के, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के तत्व होते हैं, जो हमारी कंपनी के, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की चीजें होती हैं, उसे कहते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस। क्या है एक्सटर्नल फोर्सेस, मतलब मार्केट में जितनी भी चीजें हैं जो बेसिकली हो रही हैं, उन सब का टोटालिटी अगर करें या टोटल अगर करें तो बनता है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। जैसे कह रहे सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द वर्किंग ऑफ बिजनेस सिस्टम। एग्जांपल, सोसाइटी में क्या चेंज आया, टेक्नोलॉजी में क्या चेंज आया, मार्केट में इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, बूम आ रखा है, डाउनफॉल आ रखा है, वो हो गया। टेक्नोलॉजी में क्या चेंज आया, कॉम्पिटिटर का क्या मूवमेंट था, जितने भी बाहर की चीजें हैं, सोसाइटी में क्या चेंज आया, उन सबको जब आप मिला देते हो, उन सबको मिलाने से बाहर के जितनी भी चीजें हैं जिनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इफेक्ट आता है, उन सबको अगर आप मिला दो तो बनता है बेटे बिजनेस एनवायरनमेंट। उसका पहला फीचर है। सेकंड कहते हैं स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। कहते हैं कि कुछ चीजें हैं जो तो स्पेसिफिक हैं, जिनके बारे में हमें टू द पॉइंट पता है, कुछ है जो जनरल है। जो जनरल वाली फोर्सेस होती है ना, उनको, उनका अनुमान लगाना, उनको प्रेडिक्ट करना, उसको एस्टिमेट करना बड़ा मुश्किल होता है। स्पेसिफिक वाला भी मुश्किल होता है, लेकिन जनरल वाला तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। मैनेजमेंट को 100% अलर्ट, फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल रहना पड़ता है कि जैसे ही मार्केट में, सोसाइटी में कोई चेंज आया तो फटाफट से अपने आप को, अपने बिजनेस को, अपने ऑपरेशंस को, अपने लोगों को चेंज करो, क्योंकि मार्केट में कस्टमर कभी भी वेट नहीं करता। मैं फिर बोल रहा हूं, बिजनेस का एक रूल है, कुछ नया करो जल्दी करो, कुछ नया करो जल्दी करो। जल्दी नहीं करोगे कोई और कर लेगा, तो तुम्हारा आइडिया जो होगा, तुम्हारा जो चीज होगी वो पुरानी हो जाएगी और लोगों के बीच में इसका क्रेज नहीं होगा। तो बिजनेस का एक उसूल है, क्या उसूल है बोलो, जल्दी करो और नया करो। इनोवेशन, क्रिएटिविटी, बट जल्दी से जल्दी करो। तो स्पेसिफिक फोर्सेस में क्या क्या आता है, इन्वेस्टर्स आ गए। इन्वेस्टर्स हमारे क्या सोचते हैं, मार्केट में रेट ऑफ रिटर्न क्या चल रहा है, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उनकी डिजायर्स क्या हैं। कस्टमर की हमारे प्रोडक्ट से, हमारी सर्विस से क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट या ऐसी कोई सर्विस आई जो हमारे जैसा प्रोडक्ट या सर्विस देते हैं लेकिन हमसे ज्यादा क्वालिटीज है, एट्रीब्यूट्स हैं। कॉम्पिटिटर के मूवमेंट पे बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है तो हमें भी वैसा करना है, वरना कस्टमर कंपैरिजन करना शुरू कर देता है। सप्लायर्स, हमारे क्रेडिटर्स जो हो गए, उनके साथ कैसी डीलिंग करें, किस तरीके से उनको पेमेंट करें, किस तरीके से क्रेडिट टर्म्स मेंटेन करें, ये तो हो गए बेटे स्पेसिफिक। जनरल होते हैं सोशल, सोसाइटी में कहीं पर भी कोई भी चेंज आ गया, अब उसका प्रभाव हमारे बिजनेस पे क्या पड़ा है उसको ध्यान देना। पॉलिटिकल, गवर्नमेंट ने क्या चेंज करे उसका प्रभाव हमारे पर क्या है। लीगल,
लॉ में क्या चेंज आया, उसका इफेक्ट हमारे बिजनेस पे कैसे पड़ेगा। सर ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा बिजनेस करना, इन सारी बातों को कैसे करेंगे। बेटे तभी तो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं, तभी तो हमारे अलग अलग एक्सपर्ट्स होते हैं। लीगल डिपार्टमेंट के अंदर हमारे एडवोकेट्स होते हैं, अकाउंट्स फाइनेंस के अंदर हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, मैनेजमेंट को मेंटेन करने के लिए, बिजनेस की एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए हमारे पास एमबीएज होते हैं। देन कंपनी के लॉज को कंप्लाइज करने के लिए जो हमारे लॉ होते हैं उनको कंप्लाइंस करने के लिए हमारे कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं। अगर बेसिकली हमारे पास अगर हमारा कंस्ट्रक्शन का काम है तो आर्किटेक्ट्स होते हैं, तो वहीं पर ही तो प्रोफेशनल काम आते हैं। टेक्नोलॉजी में जो चेंज आया उसका इफेक्ट हमारे बिजनेस पे क्या पड़ेगा, इकोनॉमिक कि मार्केट में इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, बूम है, डाउनफॉल है, उसके हिसाब से भी हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट का फर्क पड़ता है। तो 2 पॉइंट पड़े, एक तो टोटालिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, मार्केट में, सोसाइटी में, हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो जो चेंजेस आ रहे हैं जिसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस पे इफेक्ट है, उन सब का सम टोटल कर दो, वो बन जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट। दूसरा पॉइंट है बेटे स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस। कह रहे हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर 2 तरीके की फोर्सेस होती हैं, 2 तरीके की चीजें होती हैं जो हमारे ऊपर इफेक्ट लाती हैं। एक तो स्पेसिफिक हो गए जिसमें आपके इन्वेस्टर्स आ गए, कस्टमर्स आ गए, कॉम्पिटिटर्स आ गए, सप्लायर्स आ गए। कुछ जनरल बातें होती हैं, जनरल बातें मतलब स्पेसिफिक नहीं है, आपको देखना पड़ता है कि इसके अंदर क्या मॉडिफिकेशन या क्या चेंज आया है जिसका इफेक्ट हमें अपने बिजनेस में भी लाना होता है। सोसाइटी में, गवर्नमेंट की वजह से, पॉलिटिक्स में, लीगल में, टेक्नोलॉजी में और इकोनॉमिक में। तीसरा आता है बेटा इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस मतलब होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी हमारी फोर्सेज हैं, चाहे वो जनरल फोर्सेज हैं, चाहे वो स्पेसिफिक फोर्सेज हैं, वो आपस में इंटर रिलेटेड है। कैसे? कह रहे हैं इंक्रीज अवेयरनेस फॉर हेल्थ केयर हैज रेज्ड द डिमांड फॉर ऑर्गेनिक फूड एंड रोस्टेड स्नैक्स। देखिए आप कई बार देखते होंगे कि जैसे कि हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, तो क्या हुआ, लोगों ने क्या किया, रामदेव बाबा को फॉलो करना शुरू किया। तो रामदेव बाबा क्या करते थे, वो बेसिकली सुबह अभी करते हैं, मतलब सुबह के टाइम पे अपना योगा वगैरह करवाते हैं। उनके यूट्यूब के चैनल पे जाइए, वो बताते हैं कि क्या चीजें करोगे तो अच्छा है, क्या चीजें नहीं करोगे तो बढ़िया रहेगा। आपका गर्म पानी पीना चाहिए, ठंडा पानी फ्रिज का नहीं पीना चाहिए। देन उसके बाद आंवला खाना चाहिए, त्रिफला खानी चाहिए। ये सारी जड़ी बूटियां होती हैं बेटा। हमारा इंडिया ना आयुर्वेद के लिए जाना जाता है। तो बेसिकली अगर आप रामदेव बाबा का यूट्यूब चैनल देखें, ऐसे बहुत सारे आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स हैं जो अपनी अपनी बातें बोलते हैं। तो लोगों का जब इम्यून सिस्टम वीक हुआ तो उन्होंने इस तरफ स्विच किया, उसकी वजह से कोल्ड ड्रिंक्स की, जूसेस की, एरिएटेड ड्रिंक्स की डिमांड कम हो गई और कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक फूड की, रोस्टेड स्नैक्स की उनकी डिमांड जो थी वो बढ़ने लग गई। तो ये आपस में इंटर रिलेटेड है। यहां पर क्या हुआ, सोसाइटी ने थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ाया अपनी हेल्थ को लेके, तो वहीं पर ही क्या हुआ, जो जंक फूड है, जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो होटल्स हैं, मोमोज वगैरह हो गए, इन सब की डिमांड कम हो गई और कहीं ना कहीं हमारे जो रोस्टेड स्नैक्स हैं, जो हेल्दी फूड है, जो मैदा है वो इग्नोर कर दिया और जो आटा वाले प्रोडक्ट हैं उनको अडेप्ट कर लिया। तो दे आर इंटर रिलेटेडनेस। डायनेमिक नेचर, बिजनेस एनवायरनमेंट बेटे डायनेमिक नेचर है, बदलता रहता है। ये नहीं है कि एक बार ही अगर आपने चेंज कर दिया, मॉडिफिकेशन कर दी तो डन हो गया, बदलता रहता है। बारी बारी आपको चेक करना पड़ता है, इवैल्यूएट। सर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, कैसे करें? बेटा आपको मैं ना गुरु मंत्रा देता हूं। एक गुरु मंत्र है, मतलब कहने का मतलब एक ऐसी बात बता रहा हूं जो किसी भी बिजनेस को अगर आपको ग्रो करवाना है, देखिए टैलेंट तो इंपॉर्टेंट होता ही है। अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपके अंदर दम है, अगर आप कमिटमेंट से अपना काम करते हैं तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा ही करेगा, 100% है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, जिस तरीके से मार्केट के चेंजेस का प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े, तो एक काम जरूर करना है आपको बिजनेस के अंदर। अगर आपके फादर बिजनेस करते हैं, आपकी मदर बिजनेस करते हैं, आपके बड़े भाई बिजनेस करते हैं, तो वहां पर आप उनको ये वाला आइडिया सजेशन दे सकते हो। अगर वो ये वाली चीज नहीं करते तो रेगुलर बेसिस पर अपने कस्टमर से फीडबैक लेते रहो, बस बड़े ही प्यार से, बड़े ही तमीज से अपने कस्टमर से फीडबैक लेते रहो, बस और कुछ नहीं करना। कस्टमर क्या होता है, मानता हूं कुछ खुराफाती कस्टमर भी होते हैं जो झूठ बताते हैं, गलत बताते हैं, लेकिन सारे ऐसे नहीं होते। अपने कस्टमर से रेगुलर बेसिस पे फॉलो अप करो, फीडबैक लो। कस्टमर कई सारे खुद से नहीं बताते, पूछो कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई परेशानी है तो दूर कर दें। क्योंकि जब आपका एक कस्टमर बन जाता है तो ये आपकी जिम्मेवारी बन जाती है कि उसको टाइम टू टाइम आपको सेटिस्फाई करना है। अब मान लो कस्टमर ने बोला कि नहीं सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, नहीं सर हमें ये इश्यू आ रहा है, तो बेटे दूर कर दो फटाफट से, वेट मत करो।
जैसे ही आपको पता चला कि ये इशू है हमारे सिस्टम में, हमारी टेक्नोलॉजी में, हमारे प्रोडक्ट में, हमारी सर्विस में, इमीडिएट चेंज, 1 मिनट का भी लेट नहीं करना। बिजनेस अगर आपको डेवलप करना है, ग्रो करवाना है, तो तभी बड़ी बड़ी कंपनी, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीनेशनल कंपनी अपने कस्टमर से रेगुलर टाइम पे, रेगुलर बेसिस पे फीडबैक। आपने इसका एग्जांपल मेरे साथ भी तो देखा होगा। मैं, क्या होता है, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आपको एक मैसेज कर देता हूं कि बेटा वीडियोस देख रहे हो, बेटा आप घर पे पढ़ाई कर रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही सिस्टम को यूज करने में, एप्लीकेशन को यूज करने में। तो जब ये मैं मैसेज डालता हूं तो बच्चों के मैसेज आते हैं, ओके सर, बढ़िया लग रहा है सर, क्वालिटी अच्छी है सर। तो एक बच्चे ने मुझे फीडबैक दिया कि सर थोड़ा सा ना बोर्ड पे विजिबिलिटी कम होती है सर। तो मैंने क्या किया, मैंने सुना और मैंने देखा कि हाँ ये 1, 2, 3 बच्चे बोल रहे हैं क्योंकि उनकी आईज में थोड़ा सा स्ट्रेन पड़ रहा था। तो मेरा 1 या 2 या 3 स्टूडेंट भी कॉम्प्रोमाइज क्यों करें। एक बच्चे ने बोला सर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा था नॉइस का, बाकी दिक्कत नहीं है सर, आप पढ़ाते बहुत अच्छा हो, लेकिन थोड़ी दिक्कत आ रही है। बेटे इमीडिएटली ये फीडबैक मेरे पास आया, 7 या 8 दिन के अंदर पूरा ऑडियो सिस्टम चेंज करवा दिया है और आपका कैमरा का लेंस चेंज करवा दिया है, जूम इन करवा दिया है। अब बच्चे सेटिस्फाई हो गए। तो क्या हुआ, आपने ये देखा, ये डे टू डे के अंदर ही तो हुआ। मैंने आपको मैसेज किया कि बेटे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, वहां पर 90% बच्चों ने बोला सर बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा सिस्टम है। आपका क्या होता है, लेक्चर देख लेते हैं, देन उसके बाद असाइनमेंट कर लेते हैं, टेस्ट दे देते हैं, टेस्ट हाथ के चेक होके मिल जाता है, सर कोई दिक्कत नहीं है। 3 या 4 बच्चों ने बोला सर हमारी आईज में स्ट्रेन पड़ता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, इश्यू आता है। तो उस केस के अंदर बेसिकली सर ये है कि सर प्लीज देखिए, कुछ चीजें होती हैं जो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते और कुछ चीजें होती हैं हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो चीजें हमें मेजॉरिटी ऑफ द लोगों में दिख रही हैं कि यार ये वाली चीज कर देनी चाहिए, तो हम लोग उस चीज को चेंज कर देते हैं। बेटे यही बिजनेस है, यही काम है, यही प्रोफेशन है। अपने कस्टमर से फीडबैक लो, अपने कस्टमर को फॉलो अप करो और अकॉर्डिंगली उनसे फीडबैक लेने के बाद जो आपको लगे कि यार ये वाली चीज चेंज करने से कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा, तो कर दो। इसे कहते हैं बेटे डायनामिक इन नेचर, की बारी बारी चेंज होता है, कीप्स ऑन चेंजिंग। एग्जांपल, इन्वेंशन इन न्यू टेक्निक्स, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू रिमेन हाईली कॉशियस, अलर्ट एंड अडेप्टेबल। अगला कहता है बेटा पॉइंट, अनसर्टेनिटी। देखिए अनसर्टेनिटी है, कहने का मतलब ये है 100% आप कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे एक बहुत ही बड़ा चैलेंज एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए आता है कि मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है गारमेंट्स वगैरह, उनके लिए बेटे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है कि कैसे स्टाइल या ट्रेंड चेंज हो रहा है मार्केट के अंदर, एकदम से चीजों को अडेप्ट करने में। क्या हुआ, कुछ नहीं है, कोई मॉडल है, कोई हीरो है, कोई सुपरस्टार है, अक्षय कुमार है, सलमान खान है, शाहरुख खान है, क्रिकेटर्स हो गए विराट कोहली, उन्होंने कोई टी शर्ट या कोई शर्ट अपने डिजाइनर से बनवाई और किसी इवेंट में, किसी प्रोग्राम में पहन ली, तो भैया पागल हो गए जो फैंस थे, हमें तो वही चाहिए, एकदम से डिमांड आ गया, बनानी पड़ रही है। कहने का मतलब ये बहुत जल्दी चेंज होता है, बहुत डायनेमिक होता है। तो जितना ज्यादा हो सके आपको नजर रखनी होती है कि मार्केट में टेस्टेस, प्रेफरेंसेस कैसे बदल रहे हैं। देखिए कई सारे पुराने एक्टर्स, पुरानी एक्ट्रेसेस पहले आपको नजर आते थे, अब नजर नहीं आते, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अडेप्ट नहीं किया, उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया, एनवायरमेंट के हिसाब से अडेप्टेबिलिटी नहीं करी। लेकिन बहुत ही प्यारा एग्जांपल है अमिताभ बच्चन जी का, उन्होंने अपने आप को चेंज किया, एनवायरमेंट के हिसाब से बदले, लोगों के टेस्टेस के हिसाब से, प्रेफरेंसेस के हिसाब से अपने आप को बदला, एनवायरमेंट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करवाया, आज भी चल रहे हैं, उनको एड्स मिल रही हैं, उनको मूवीज मिल रही हैं, अच्छे एक्टर हैं, बहुत बढ़िया है। तो समझ रहे हो, उन्होंने अपना स्टाइल बदल लिया, उन्होंने अपने तरीके बदल लिए एनवायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट करवाने में। अब आपने कभी देखा है कितने प्यार से बात करते हैं, पहले उनको एंग्री यंग मैन बोला जाता था, देखा उन्होंने एनवायरमेंट में मॉडिफिकेशन है, मार्केट में ऐसी चीज है ही नहीं, ये वाली चीज अब चलती नहीं है, तो उन्होंने अपना नेचर, अपना बिहेवियर चेंज कर लिया। तो वो कल भी सुपरस्टार थे, वो आज भी सुपरस्टार है और शायद वो कल भी सुपरस्टार रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को एनवायरमेंट में बदलना सीख लिया। अगला कहता है बेटा अनसर्टेनिटी तो हो ही गया था, देन कॉम्प्लेक्सिटी। देखिए बोलने में आसान लग रहा है, पढ़ने में आसान लग रहा है, लेकिन अगर आप अपने पापा को बिजनेस करते हुए देखो, मम्मी को बिजनेस करते हुए देखो, बड़े भाई को, बड़ी सिस्टर को करते हुए देखो, हमेशा टेंशन में रहते हैं, बिजी रहते हैं, सोचते रहते हैं, क्योंकि ना सिंगल सिंगल चीज को तो मैनेज करना आसान है, लेकिन जब वो मिलकर चीजें आती है ना, और जब मिलकर चीजें बनती हैं बड़ी मुश्किल हो जाती है। मतलब टेक्नोलॉजी को ध्यान रखना, सोसाइटी को ध्यान रखना, लीगल को ध्यान रखना, पॉलिटिकल को ध्यान रखना, इकोनॉमिक को ध्यान रखना, कस्टमर की चॉइस को ध्यान रखना, कस्टमर की प्रेफरेंसेस को ध्यान रखना, तो जब वो सारी मिलकर आती हैं चीजें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है एक बिजनेसमैन के लिए चीजों को मैनेज करना। लेकिन वही बात है कि अगर आपको पता होगा, आप पहले से तैयार होंगे तो कर पाएंगे, और अगर आपको पता ही नहीं है ये सब चीजें होती हैं, ये सब चीजें करनी होती हैं, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे।
देखिए बड़ा प्यारा सा एग्जांपल है, डोमिनोज की एक बहुत ही प्यारी सी पॉलिसी थी 30 मिनट्स और फ्री। तो उन्होंने क्या किया, 30 मिनट्स में अगर आपका पिज्जा आपके पास डिलीवर नहीं होता है तो आपका बिल जो होता है वो माफ कर देंगे, आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना। आपको पता है क्या होता है, अब तो उन्होंने वैसे पॉलिसी अपनी चेंज कर दी है, अब उन्होंने ये किया मेरे ख्याल से 200 या 300 रुपए आपको ऑफ कर देते हैं आपके टोटल बिल पे, अगर 30 मिनट्स में पिज्जा डिलीवर नहीं हुआ तो। बाकी अभी रिसेंटली तो काफी टाइम से पिज्जा मंगवाए तो मुझे पता नहीं है, लेकिन उस टाइम पे जिस टाइम पे मतलब मुझे याद है तो पॉलिसी क्या थी कि अगर 30 मिनट्स में आपका पिज्जा डिलीवर नहीं हुआ तो आपको पिज्जा फ्री मिल जाएगा। तो इन दैट केस क्या हुआ कि जैसे अगर 1-2 बार ऐसा हमारे पास साथ भी हुआ तो जो डिलीवरी बॉय था वो लेट हो गया तो पिज्जा हमें फ्री में मिला, देन डन हो गई बात। देन अगले दिन डोमिनोज के कॉल सेंटर से मुझे कॉल आता है और मुझे बोलते हैं कि शुभम सर बात कर रहे हैं। मैं कहा हाँ जी। कह रहे सर कल आपने हमारे इस आउटलेट से पिज्जा ऑर्डर किया था। मैं कहा बिल्कुल किया था जी। कह रहे वो आपको लेट मिला। मैं कहा हाँ जी। तो कह रहे कि आपसे चार्ज तो नहीं किया गया। मैं कहा नहीं किया। कह रहे आपका पिज्जा हॉट एंड क्रिस्पी था। मैं कहा था। कह रहे सर माफी चाहते हैं, आगे से बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा और ध्यान रखेंगे कि आपकी जो ऑर्डर है उसको प्रेफरेंस पे रखें और आपको एज अर्ली एज पॉसिबल पहुंचा दे। अगले ने फ्री पिज्जा भी दे दिया और साथ में सॉरी भी बोल दिया। कस्टमर खुश, मैं तो राजा हो गया, मैं तो बढ़िया लग रहा है। मैं कहा बढ़िया यार, एक तो फ्री पिज्जा खाने को मिला, साथ में अगला बंदा सॉरी भी बोल रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपना कस्टमर बिगाड़ना नहीं चाहता। एक फ्री पिज्जा से मेरा कुछ नहीं हो रहा। 100, 200, 500, 1000 रुपए से कोई भी कस्टमर अगर डोमिनोज से ऑर्डर कर रहा है तो ऑब्वियसली वो तो अफोर्ड कर सकता है ना। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने फ्री पिज्जा भी दिया और साथ में क्या हुआ, सॉरी भी बोला और बोला आगे से नहीं होगा। रीजन, अगर ये ऐसा नहीं करते तो मैं तो पिज्जा हट से ले लेता। उन्होंने अपने कस्टमर को संभाल लिया। इसे बोलते हैं बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने बिजनेस को चलाना। ये था आपका एज इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी फैक्टर्स विच आर इंटर रिलेटेड। इट मे बी डिफरेंट टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑन चेंज इन डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की अगर डिमांड में चेंज होता है तो बाकी सारी चीजों का हमारे बिजनेस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कई बार वो चीज कैलकुलेट करना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ये 6 पॉइंट है बेटा। मैं साइड हो जाता हूं, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको 7 पॉइंट करवा देता हूं और 7 पॉइंट के बाद फिर मैं आपको इसका निमोनिक या फिर आप कह सकते हैं इसकी जो मेमोरी टेक्निक है वो बेटे करवा देता हूं। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं जी। तो एग्जाम्पल्स अच्छे लगे आपको, समझ में आया? बाकी आपको मैंने बुक्स वगैरह स्टडी मटेरियल तो अवेलेबल करवा ही रखा है। बाकी सेकंड स्लॉट भी स्टडी मटेरियल का तैयार हो रहा है, थोड़े टाइम में आपको मिल जाएगा। बाकी आप पढ़ाई करते रहिए। इस बार के सेकंड स्लॉट में ना स्टडी मटेरियल के मतलब एक तो मैं प्लानिंग का मॉड्यूल दे रहा हूं, प्लानिंग चैप्टर जो है, एक ऑर्गेनाइजिंग का दे रहा हूं, एक स्टाफिंग का, एक ना स्पेसिफिक आपको केस स्टडी की बुक दे रहा हूं और एक शायद क्वेश्चन बैंक भी दूंगा आपको मैं। तो इस तरीके से ये मॉड्यूल्स होंगे और हाईली ऑर्गेनाइज्ड है, अच्छे तरीके से नोट्स को अपडेट कर रखा है, उसमें से पढ़ लीजिएगा। ठीक है जी। तो बेटा अगला पॉइंट मैं आपको करवा रहा हूं, पॉइंट नंबर 7 जो हमारे फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का था, ये था आपका रिलेटिविटी। चलिए रिलेटिविटी बेसिकली क्या होता है इसके बारे में पहले लिख लेते हैं। क्या रिलेटिविटी का मतलब ये होता है कि ये ना डिफरेंट होती है। जैसे अब सिंपल सा एग्जांपल लो, अकाउंट्स का एग्जांपल देता हूं क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो तो आप कॉमर्स के स्टूडेंट तो आपने अकाउंट्स भी पढ़ी हुई है। देखिए एक बात बताइए, जैसे मेरा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर एसी लगा हुआ है, तो एसी मेरे लिए क्या है, फिक्स्ड एसेट है। समझते हो ना फिक्स्ड एसेट क्या होता है? बताऊं, जो चीज हमें 12 महीने से ज्यादा बेनिफिट देती है वो होती है नॉन करंट एसेट, जो हमें 12 महीने तक बेनिफिट देती है वो होती है करंट एसेट। और नॉन करंट एसेट के अंदर आते हैं फिक्स्ड एसेट, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया। वो कह रहे हैं रिलेटिविटी का मतलब ये होता है कि ये डिफर करता है पर्सन टू पर्सन। जैसे मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मेरे इंस्टीट्यूट में एसी लगा हुआ है तो एसी मेरे लिए फिक्स्ड एसेट है। लेकिन यही एसी अगर मान लीजिए टाटा क्रोमा में लगा हुआ है शोरूम में, या फिर आप मान लीजिए विजय सेल्स में लगा हुआ है, सरगम इलेक्ट्रॉनिक्स में लगा हुआ है सेल के लिए, तो उनके लिए वो क्या है, इन्वेंट्री है। तो मेरे लिए तो फिक्स्ड एसेट है, उनके लिए इन्वेंट्री है, करंट एसेट है। समझ पा रहे हो आप? अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्लास में मार्कर यूज करते हैं, तो मार्कर मेरे लिए तो कहीं ना कहीं एक तरीके से कंज्यूमेबल है कि लाइक मैं इसको कंज्यूम करता हूं, लेकिन स्टेशनरी वाले के लिए तो ये इन्वेंट्री है, स्टॉक है। तो कहता है बिजनेस एनवायरनमेंट भी डिफर करता है पर्सन टू पर्सन। तो इसमें क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, समझ पा रहे हो आप? डिफर करता है पर्सन टू पर्सन। तो कह रहे हैं डिफर्स बिजनेस एनवायरनमेंट
डिफर्स, लिखिए इसको बेटा, फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड इन फैक्ट रीजन टू रीजन। कहने का मतलब जो दिल्ली में टेस्ट है, जो दिल्ली में प्रेफरेंसेस है, जरूरी नहीं है कि मुंबई में भी वही हो। जो चेन्नई के अंदर टेस्ट है, प्रेफरेंस है, डिमांड्स है, एक्सपेक्टेशंस है, जरूरी नहीं है कि वो कोलकाता के अंदर हो। तो कह रहे रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। तो कहने का मतलब एक का फायदा दूसरे का नुकसान। अब वही बात होती है ना कि किसी का टाइम अच्छा चल रहा होता है, किसी का टाइम बुरा चल रहा होता है, तो समय तो वही है। तो समय किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए खराब है, तो डिपेंड करता है। तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूं, तो एक बार एग्जाम्पल लिखिएगा अपने रजिस्टर के अंदर बेटा। हाँ जी लिखिए, एग्जाम्पल है, डिक्टेट कर रहा हूं, लिखिए। अ शिफ्ट ऑफ प्रेफरेंस, मैं रिपीट करता रहूंगा, टेंशन नहीं है। अ शिफ्ट ऑफ प्रेफरेंस फ्रॉम सॉफ्ट ड्रिंक्स टू जूसेस। रिपीट करूं, अ शिफ्ट ऑफ प्रेफरेंस फ्रॉम सॉफ्ट ड्रिंक्स टू जूसेस will be opportunity for the juice company, will be opportunity for the juice company, while threat मतलब होता है डर, threat for a soft drink company। तो रिपीट कर रहा हूं, एक बार लिखिएगा, सुनिएगा। वो कहते हैं a shift of preference from soft drink to juices will be opportunity for a juice company, while थ्रेट की स्पेलिंग बताऊं? थ्रेट होता है एक डर, अपॉर्चुनिटी होता है एक मौका। थ्रेट फॉर अ सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी। ठीक है जी। अब मैं आपको एक बारी इसका मेमोरी टेक्निक बता देता हूं, बता दूं? तो इनके जो 7 पॉइंट्स है फीचर्स के, उनको याद कैसे रखना है, तो ये मैं बता रहा हूं। मेमोरी टेक्निक ऑफ फीचर्स ऑफ, अब क्या होता है ना, 6 पॉइंट है, 7 पॉइंट है, 5 पॉइंट है, बच्चा याद कैसे रखे, बड़ी दिक्कत हो जाती है। ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। एक्चुअल में क्या होता है, कोई भी निमोनिक या कोई भी मेमोरी टेक्निक होती है, वो किसी ना किसी बात से जुड़ी होती है। अच्छा एक बात बताओ, आपने ये वाला डायलॉग ना कई बार सुना होगा क्या, कि यार जो आम आदमी होता है ना, वो तो हमेशा पिसता ही रहता है, जो मिडिल क्लास होता है ना, वो हमेशा पिसता ही रहता है। आपने हो सकता है ये न्यूज में सुना हो, फादर के मुंह से सुना हो, मदर के मुंह से सुना हो, किसी ब्रदर अपने कजन ब्रदर के मुंह से सुना हो, कि यार जो मिडिल क्लास होता है ना, वो दबता ही रहता है। जो कॉमन मैन होता है ना, आम आदमी होता है, वो हमेशा पिसता ही आया है, कभी कभी सरकार की तरफ से, कभी एम्प्लॉयर की तरफ से, किसी भी तरीके से। तो इसका क्या हुआ कि जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, बाहर का वातावरण, तो बाहर के वातावरण में कोई भी चेंज होता है, बाहर के एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज होता है, सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे आता है, एक आम आदमी पे। तो यही हम लोगों ने अपना निमोनिक बनाया। क्या बनाया, लिखिए, कॉमन मैन, लिखो, कॉमन मैन हमेशा डिस्टर्ब रहता है। हमारा निमोनिक क्या है, कॉमन मैन हमेशा डिस्टर्ब रहता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेस। तो मार्केट में, सोसाइटी में कोई भी चेंज आता है, सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ता है कॉमन मैन पे, मिडिल क्लास पे। तो इसको हम लोग कैसे करें, तो इसने बोला कॉमन मैन, तो सी से क्या हो गया आपका, एक तो इनिशियल हो गया सी, कॉमन मैन, तो सी हो गया, और उसके बाद हमेशा डिस्टर्ब, ISTUR। तो देखते हैं, तो यहां से आपका सी जो है वो हो गया कॉम्प्लेक्स। अभी पढ़ा था ना आपने कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो हमारा एक कॉम्प्लेक्स चीज है, उसको समझना या उस चीज के अंदर एप्लीकेबल करना। तो एक आ जाता है, अब आइए डिस्टर्ब, तो ये आ जाएगा डी, एक सेकेंड, DISTURB।
यहां लिख दूं ऊपर, एक सेकेंड यहां लिख देता हूं, तो ये आ जाएगा CDISTURB। तो सी से क्या हो गया बेटे, कॉम्प्लेक्स। बाकी मैं डिक्टेट कर रहा हूं, लिखो। तो कॉमन मैन हमेशा डिस्टर्ब रहता है, सी से हो गया कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब डी से लिखो, डी से क्या पढ़ा था आपने बताओ, डी से आ जाएगा डायनामिक, डी से आ जाएगा डायनामिक, आई से आ जाएगा इंटर रिलेटेड, डी से क्या आ गया डायनामिक, आई से क्या आ गया इंटर रिलेटेड, एस से क्या आ गया स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। देखिए ना, कॉमन मैन हमेशा डिस्टर्ब रहता है। सी से हो गया कॉम्प्लेक्स, कि बेसिकली हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। डी से हो गया डायनामिक, बारी बारी चेंज होता रहता है। इंटर रिलेटेड, आपस में इंटर रिलेटेड है। स्पेसिफिक एंड जनरल, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। देन आ जाएगा आपके पास टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। यहां से आ जाएगा आपका रिलेटिविटी, बोलो टोटलिटी ऑफ, क्या लिखा आपने, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। आर से आ गया आपका क्या, आर से आ गया बेटे रिलेटिविटी। एक आ गया आपके पास अनसर्टेनिटी, कि अनसर्टेन रहता है सब कुछ, और ये ब्लैंक है। तो ये हमारे पास एक मेमोरी टेक्निक हो गया, आपका निमोनिक हो गया। वो क्या बोलता है, ये देखिए, वो बोलता है आपको कॉमन मैन हमेशा डिस्टर्ब रहता है। तो कॉमन मैन का सी आ गया कॉम्प्लेक्स, डिस्टर्ब का डी आ गया डायनेमिक, आई का हो गया इंटर रिलेटेड, एस का हो गया स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, टी का हो गया टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, यू क्या हो गया बेटे अनसर्टेनिटी, आर का हो गया रिलेटिविटी, और बी हो गया आपका ब्लैंक। तो ये था बेटे आपका मेमोरी टेक्निक। तो मेरे हिसाब से आपको ये वाली चीज समझ में आ गई होगी। एक्चुअल में क्या है कि मैं एज इट इज यहां पर लिख दूं और आप नोट डाउन कर लो, मजा नहीं आता। तो धीरे धीरे करके घूमते घूमते मैं सारी चीजें पढ़ाता हूं, ताकि आप वो चीजें जो है वो एब्जॉर्ब कर सके। तो मेरे हिसाब से ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज का लेक्चर यहीं पर ही वाइंड अप करते हैं। कोई डाउट रह गया हो तो आप व्हाट्सएप या पर्सनल कॉल पे मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।